कोठी के पीछे एक बरामदा था। इस तरफ एक नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे। मैंने खिड़की के शीशे में से झांक कर देखा, गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। मैं बरामदे की तरफ बढ़ा। दुर्गा की खुशबू इस दरवाजे में से निकल रही थी। यहाँ खुशबू काफ़ी तेज़ और गहरी थी। मैं अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। पुरानी कोठी थी, ऊपर रोशनदान पर निगाह डाली तो इसका शीशा एक तरफ से टूटा हुआ था। मैं तेज़ी से दीवार पर रेंगता हुआ रोशनदान पर पहुँच गया। दूसरी तरफ कमरे में झांक कर देखा। कमरे की सारी बत्तियाँ बुझी हुई थी। अंदर से दुर्गा की खुशबू के साथ मुझे शराब की बू भी महसूस हुई। शराब की बू की मुझे काफ़ी शनाख्त हो गई हुई थी। ज़रूर कोठी के किसी कमरे में शराब पी जा रही थी, मगर किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं टूटे हुए रोशनदान से नीचे कमरे में उतर गया। कमरे में ड्रम और छोटे बड़े लकड़ी के खोखे पड़े थे। वहाँ भी एक दरवाज़ा था जो बंद था। पुराना दरवाज़ा था। दहलीज के ऊपर काफ़ी जगह थी। मुझे दूसरी तरफ से दो आदमियों की धीमी आवाज़ में बातें करने की आवाज़ आई। मैंने दहलीज के ऊपर चढ़कर दरवाजे की पट के नीचे से सर निकाल कर देखा। दूसरी तरफ एक मुख्तसर सा कमरा था, जहाँ मलका विक्टोरिया के ज़माने की भारी भरकम सोफे पर दो आदमी आमने सामने बैठे थे। छत पर पंखा चल रहा था। दीवार पर बत्ती जल रही थी। दरमियान में छोटी मेज़ पर शराब की बोतल, गिलास वगैरह पड़े थे। दोनों आदमी शराब की चुस्कियाँ लेते और बातें कर रहे थे। नागन दुर्गा की खुशबू बराबर आ रही थी। दोनों में से एक आदमी पुख्ता उम्र का था। उसके घुंघरियाले बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। दूसरा घुटे हुए बदन का नौजवान था। इसने टी शर्ट पतलून पहनी हुई थी। नौजवान ने पुख्ता उम्र के आदमी को मुखातिब करके कहा, गुरु का दिल इस लड़की पर आ गया है, वो इसे अपने पास ही रख लेगा। हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा वीरू चाचा। 1.5 उम्र के आदमी का नाम वीरू चाचा था। वीरू चाचा बोला, जैकी कहते तो तुम ठीक हो। आखिर हम जो लड़की को इतनी मुसीबत से पुलिस का खतरा मोल लेकर उठा कर लाए हैं, तो हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। लड़की को गुरु ने संभाल लिया है। जैकी ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि हम लड़की को किसी बहाने यहाँ से दुबई ले जाते हैं। वहाँ अपना एक एजेंट है, कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार में लड़की को ज़रूर खरीद लेगा। वीरू चाचा ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं जैकी, ये काम ख़तरनाक है। गुरु के हाथ बड़े लंबे हैं। इसके गैंग के आदमी दुबई, शारजा वगैरह में हर जगह मौजूद हैं। इसे खबर हो गई तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर लड़की भी तो गुरु के साथ बड़ी चहक चहक कर बातें करती है। अभी इसे यहाँ आए 2 दिन ही हुए हैं और गुरु की दीवानी हो रही है। जैकी ने कहा, चाचा ये लड़की क्या नाम बताया था इसने? चंदा रानी, यही नाम बताया था। वीरू ने कहा, इस बात की तस्दीक हो गई कि ये लोग नागन दुर्गा के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे हैं। इनकी गुफ्तगू से ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि चंदा यानी दुर्गा नागन अभी तक मनहूस देवता की बद्दुआ के ज़ेरे असर है और इसकी यादाश्त वापस नहीं आई और वो अभी तक अपने आप को एक तवाइफ़ज़ादी या अय्याश किस्म की सोसाइटी गर्ल ही समझ रही थी और इस तरह रहकर ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहती थी और नहीं जानती कि इस तरह इसकी ज़िंदगी तबाही के दहाने पर पहुँच रही है। मनहूस देवता ने इसलिए इसको बद्दुआ दी थी, इसकी यादाश्त सलब करके इसके दिलो दिमाग को अपनी मर्जी के मुताबिक बना दिया था। जैकी कहता था, या तो ये कोई बड़ी ही भोली भाली लड़की है और या फिर बेहद चालाक और खरांट किस्म की लड़की है जो घाट घाट का पानी पी चुकी है। वीरू चाचा ने चुस्की लगाई, सिगरेट का कश लगाया और बोला, जैकी बेटा, मेरा मशवरा तो यही है कि हमें अभी खामोश रहकर देखना चाहिए कि ऊँट किस करवट बैठता है। इसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सामने वाली दीवार का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर आई जिसने सिर्फ ब्लाउज और पतलून पहनी हुई थी। कहने लगी, चाचा तुम्हें और जैकी को गुरुदेव ने याद किया है। दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और लड़की के पीछे पीछे दूसरी तरफ निकल गए। मैं भी इनके पीछे पीछे चल पड़ा। अध खुले दरवाजे की तरफ एक मुख्तसर सा कॉरिडोर था। आगे एक दरवाज़ा था जिसमें से दुर्गा की खुशबू के तेज झोंके निकल रहे थे। नागन दुर्गा इसी कमरे में थी। दोनों आदमी लड़की के साथ दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गए। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं कैसे पीछे रह सकता था। मैं भी दरवाजे की दूसरी तरफ आ गया और जल्दी से दीवार की तरफ मुड़कर एक जगह छुप गया। जहाँ मैं छुपा था वहाँ एक लकड़ी की पेटी पड़ी थी। मैं इस पेटी के पीछे हो गया था। इस कमरे में भी शराब की तेज़ बू फैली हुई थी। मैंने सर जरा से बाहर निकाल कर कमरे का जायज़ा लिया। मैंने देखा कि यहाँ बड़ा कीमती फर्नीचर बिछा हुआ था। छत का फानूस जगमगा रहा था। एसी भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से कमरे की फिजा में गर्मी और हबस बिल्कुल नहीं था। सामने सोफे पर एक गोल मटोल फूली हुई तोंद वाला आदमी पतलून की पेटी ढीली किए हाथ में शराब का गिलास पकड़े बैठा था। इसके साथ नागन दुर्गा बड़ी कीमती साड़ी पहने बैठी मुस्कुरा रही थी। जैकी और वीरू चाचा ने अंदर आकर हाथ जोड़कर सोफे पर बैठे हुए भारी भरकम आदमी को प्रणाम किया। वीरू चाचा ने कहा, गुरुदेव ने हमें याद किया, हम हाजिर हो गए। ये वही गुरुदेव था जिसके बारे में ये दोनों आदमी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। गुरुदेव ने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख बुझाते हुए कहा, बैठ जाओ।
दोनों एक तरफ होकर सोफे पर बैठ गए। गुरुदेव ने नागिन दुर्गा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, रानी जी तुम बेडरूम में चलो, हम अभी आते हैं। नागिन दुर्गा ने बड़ी खास अदा से गर्दन एक तरफ टलकाई और बोली, जल्दी आ जाना गुरुदेव। गुरु ने नागिन दुर्गा का गाल चूम लिया। जल्दी आ जाऊंगा, इन लोगों के साथ कुछ बिजनेस की बातें करनी है। नागिन दुर्गा उठकर बड़े बांगपन से चलती हुई दूसरे कमरे में चली गई। इसके जाने के बाद गुरु ने वीरू चाचा से मुखातिब होकर इसकी तरफ गौर से देखा और बड़े राजदाराना अंदाज में कहा, वीरू रामेश्वरम के बड़े पुजारी का एजेंट आया है। इसने चंदा को पसंद कर लिया है। 1,20,000 में सौदा तय हो गया है। 1 लाख रुपया वो मुझे दे गया है। कल शाम 7 बजे तुम दोनों चंदा को लेकर जोहो वाले बंगले पर जाओगे। वहाँ जो तुम्हें बाकी की रकम 20,000 रुपया अदा होगी, तुम चंदा को इसके हवाले कर दोगे और हाँ, ये 20,000 रुपया तुम दोनों का इनाम होगा। कहो सालो, अब तो खुश होना। वीरू चाचा और जैकी हंसने लगे, हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव ये सब आपकी कृपा है। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव आपको तो चंदा पसंद आ गई थी। गुरु ने सिगरेट का कश लगाया और धुआं उड़ाते हुए बोला, अरे वीरू चाचा, पसंद तो जरूर आ गई थी, लेकिन तुम जानो 1 लाख की रकम भी बहुत होती है। लड़कियां तो बम्बई में और भी मिल जाएंगी। जैकी ने कहा, गुरुदेव ये रामेश्वरम वाला बड़ा पुजारी कोई बहुत बड़ा सेठ मालूम होता है। गुरु ने कहा, अरे वो तो इस लड़की को सारे तमिलनाडु के अफसरों, मंत्रियों और सेठों में चलाएगा और लाखों कमाएगा। इसका तो धंधा ही यही है। मंदिरों की दक्षिणा से इन्हें क्या मिलता है? मेरा जिस्म गुस्से से फड़कने लगा। इसका मतलब था कि नागिन दुर्गा गड्ढे में से निकलकर अंधे कुएं में गिरने वाली थी, जिसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वीरू और जैकी उठकर जाने लगे तो गुरु ने कहा, चंदा कल इस बंगले से बाहर नहीं जाएगी। वो शॉपिंग वगैरह करने को कहे भी तो तुम लोगों ने कोई बहाना बनाकर इसे टाल देना है। तुम लोग कल शाम ठीक 7 बजे चंदा को एक पार्टी में जाने का बहाना बनाकर इसे अपनी गाड़ी में सीधा जोहो वाले बंगले पर ले जाओगे। वहाँ बड़े पुजारी का एजेंट होगा, इसका नाम कृष्णा पटी है। मैंने इसे तुम्हारे फोटो दिखा दिए हैं, तुम्हें भी इसका फोटो दिखा दूंगा। तुम मेरा खत भी साथ ले जाओगे। जाओ अब। दोनों बदमाश कमरे से निकल गए। इसके साथ ही गुरु भी उठकर इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिस दरवाजे में से नागिन दुर्गा बाहर गई थी। मैं समझ गया कि वो बेडरूम में जा रहा है, जहाँ नागिन दुर्गा इंतहाई बेखबरी की कैफियत में खुद को एक अय्याश तवाइफ समझते हुए इसका इंतजार कर रही है। मनहूस देवता की बद्दुआ ने नागिन दुर्गा की यादाश्त ही गुम कर दी थी, बल्कि इसकी अकल पर भी पर्दा डाल दिया था। मुझे हर हालत में इसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करनी थी, क्योंकि मैं जानता था कि यादाश्त वापस आ जाने की सूरत में जो एक ना एक दिन जरूर वापस आनी थी, जब नागिन दुर्गा पर यह भयानक इंकशाफ होगा कि इसके साथ कैसी कैसी हवलनाक ज्यादतियाँ हुई हैं और इसकी इज्जत व हरमत की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, तो वो ज़रूर खुदकुशी कर लेगी। इसके अलावा मुझ पर नागिन दुर्गा के बड़े एहसान थे। इसने बड़े मौक़ों पर अपनी जान पर खेल कर मेरी ज़िंदगी बचाई थी। मेरा इंसानी फ़र्ज़ भी बनता था कि मैं इस लड़की को, जो इंतहाई बेखबरी के आलम में थी, जिसे मालूम ही नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी मदद करूं और इसे तबाही और बर्बादी के गड्ढे में गिरने से बचा लूं। चुनाचा मैं भी गुरु जिस तरफ गया था इस तरफ चल पड़ा। पुराने बंगले में मेरे लिए छुपने के काफ़ी इम्कानात थे। मैं दूसरे दरवाजे की दहलीज के ऊपर से रेंग कर दूसरी तरफ आ गया, जहाँ एक और छोटी सी राहदरी थी। गुरुदेव एक कमरे में दाखिल हो गया था। मैंने इसे कमरे में दाखिल होते देख लिया था। मुझे मालूम था कि बेडरूम है और गुरु अंदर जाने के बाद इसका दरवाज़ा ज़रूर बंद करके अंदर से चटखनी लगा देगा। इसलिए मैंने एक लम्हे की भी देर न की और राहदरी में तेज़ी से रेंग कर, अभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला ही था, मैं अंदर घुस गया और इधर उधर देखे बगैर कमरे की दीवार के साथ साथ ही मुड़कर अपने आप को कालीन के किनारे के नीचे छुपा दिया। पतला, दुबला और मुख्तसर सा सांप होने की वजह से मुझे छुपने में आसानी होती थी। ये वाकई बेडरूम था और खूब सजा सजाया था। रोशनी मदम और ख्वाब अंगेज थी। दुर्गा नागिन पलंग पर टेक लगाए बैठी सिगरेट पी रही थी। गुरु ने दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगा दी और पलंग पर चढ़कर नागिन दुर्गा के साथ लगकर बैठ गया। वो अपना शराब का गिलास हाथ में पकड़कर अपने साथ हिलाया था। दुर्गा का गाल चूम कर बोला, रानी तुमने मुझ पर जादू कर दिया है, तुम्हारे बगैर एक पल गुजारना मुश्किल हो गया है। नागिन दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु जी मैं तो 2 दिन में ही आपकी दीवानी हो गई हूँ। गुरुदेव इसका मुँह हाथ चूमने लगा तो नागिन दुर्गा ने हाथ से इसे पीछे करते हुए कहा, पहले ये गिलास तो ख़त्म कर लें। गुरु घटाघट गिलास वाला दारू चढ़ा गया। गिलास को पलंग के पास रखी तबाही पर रखा और नागिन दुर्गा से 10 दराजियाँ शुरू कर दी। नागिन दुर्गा किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं कर रही थी। साफ लग रहा था कि मनहूस देवता की बद्दुआ के ज़रिए असर वो खुद अपने आप को बदमाश गुरु को पेश कर रही थी। गुरु भी छूटा हुआ बदमाश था। इसे मालूम था कि लड़की इसके पास सिर्फ एक रात के लिए ही है, चुनाचा वो इस रात का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था। जब मैंने महसूस किया कि गुरु हद से आगे बढ़ रहा है
तो मैं तेज़ी से एक तरफ से रेंगता हुआ पलंग की बाईं पट्टी की तरफ आ गया। गुरु इस तरफ लेटा हुआ था और नागिन दुर्गा को अपनी तरफ खींच रहा था। मैं गुरु को हमेशा की नींद सुला देना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह इसकी मौत का इल्ज़ाम नागिन दुर्गा पर लग सकता था। किसी ने यकीन नहीं करना था कि गुरु को सांप ने काटा है। मैंने सब कुछ सोच लिया था कि मुझे क्या करना है और गुरु के जिस्म में कितना जहर दाखिल करना है। मैं सिर्फ इतना ही जहर इसके खून में शामिल करना चाहता था कि जिससे वो सारी रात बेहोश पड़ा रहे और दूसरे दिन भी इस काबिल न रहे कि नागिन दुर्गा की इज्जत बर्बाद कर सके। ये बात सांप का जिस्म और इंसान का जहन होने के नाते मेरे इख्तियार में थी। मैं पलंग की पट्टी पर चढ़ गया। बेडरूम में रोशनी बड़ी मदम थी। वैसे भी इस वक्त गुरु पर जज्बाती हैजान की कैफियत तारी थी। मैं पलंग की पायनी की जानिब आ गया और गुरुदेव की नंगी पिंडली पर तेजी से इस तरह डस दिया जिस तरह कोई आदमी किसी के बदन पर जरा सी सुई चुभोकर पीछे हट जाता है। इतने में मुख्तसर से वक्फे में ही मैंने जितना जहर गुरु के खून में शामिल करना था वो मैंने कर दिया था। मैं अपना काम करने के बाद दीवार के साथ लगकर छुप गया। जहर ने फौरन अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। गुरु नागिन दुर्गा का बाजू पकड़कर किसी बात पर हंस रहा था कि एकदम खामोश हो गया। नागिन दुर्गा ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव? बदमाश गुरु उठकर बैठ गया, फिर सर पर हाथ रखकर माथे को दबाने लगा। चक्कर सा आ गया है? नागिन दुर्गा ने कहा। ज्यादा तो नहीं पी ली गुरुजी? गुरु नागिन दुर्गा के इस सवाल का जवाब न दे सका और पलंग पर लेट गया। नागिन दुर्गा इसे जगाने की कोशिश करने लगी। गुरु ने कमजोर सी आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। और इसके बाद इसकी कोई आवाज न आई। वो बेहोश हो चुका था और अब इसे दूसरे दिन दोपहर तक बेहोश ही रहना था। नागिन दुर्गा यही समझी कि गुरु ने ज्यादा शराब पी रखी है। वो पलंग पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। सारी रात में दीवार के पास कालीन में से सर बाहर निकाले लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मैं इन दोनों को देख लेता था। नागिन दुर्गा ने 2-3 बार पहलू बदला, मगर गुरु के जिस्म ने कोई हरकत न की। इसका जिस्म हरकत कर भी नहीं सकता था। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि मैंने इसे सिर्फ बेहोश ही किया था, वरना मैं इसे हलाक भी कर सकता था। दिन निकला तो वही पतलून वाली लड़की ने आकर नागिन दुर्गा को जगाया और कहा, चाय पी लो चंदा, गुरुजी को भी जगा दो। गुरुजी को जगाना मुमकिन न था। दोनों इसे जगा रही थी और वो हर बार पहलू बदल कर कहता, मुझे सोने दो, दफा हो जाओ। इस बदमाश के थोड़ा बोलने का ये फायदा हुआ था कि किसी को शक नहीं हुआ था कि गुरु बेहोश है, वरना वहाँ जरूर कोई हंगामा खड़ा हो जाता और डॉक्टर बुला लिया जाता और हालात कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाते। नागिन दुर्गा ब्लाउज वाली लड़की के साथ ये कहकर चल दी कि गुरुजी ने रात ज्यादा पी ली थी, इन्हें आराम करने दो। गुरु को दोपहर के बाद होश आया, उठकर बैठ गया। इस वक्त कमरे में कोई दूसरा नहीं था। मैं इसे देख रहा था। गुरु उठकर बैठ गया और अपने सर और बाजुओं को हाथों से दबाने लगा। इतने में वीरू चाचा और जैकी अंदर आ गए। गुरुदेव, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गुरु ने कमजोर सी आवाज में कहा। भगवान जाने ये शराब कैसी थी, ऐसा बेसुध होकर पड़ा कि अब आंख खुली है, अब भी जिस्म दर्द कर रहा है। अरे जैकी साली, ये शराब तुम कहाँ से लाए थे? इसने कहा, गुरुदेव माइकल की दुकान से लाया था, रोज ही वहाँ से लाता हूँ। कल इसने तुम्हें कच्ची शराब दे दी थी, आज इसकी तबीयत दुरुस्त करता हूँ। गुरु ने चिल्लाकर कहा, अरे मेरे लिए काफ़ी बनाकर लाओ सूसी। फिर वो पलंग पर टेक लगाकर बैठ गया। वीरू चाचा ने पूछा, सब मामला तैयार है गुरुदेव? गुरु बोला, बस शाम को लड़की को लेकर जोहो पहुंच जाओ। आज रात वो मेरे साथ ही सोई थी, अभी उठ कर गई है। अधेड़ उम्र गुरु शायद इन दोनों पर अपनी मर्दानगी का आरोप जमाना चाहता था। वीरू चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव वो तो आप पर जान छिड़कती है। गुरु ने बड़ी शान से सर उठाकर कहा, हम भी तो अपने मर्द होने का पूरा हक अदा करते हैं। रात को मेरे चरणों में बिछी जा रही थी, साली जहाँ भी होगी याद करेगी। मेरे जैसा मर्द इसे कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं, जैकी ने खुशामदाना लहजे में कहा। पतलून वाली लड़की कॉफी की प्याली लेकर आ गई। गुरुजी ने प्याली ले ली और कहा, वो चंदा कहाँ है? लड़की ने कहा, वो बाथरूम में तैयार हो रही है। गुरुदेव ने कहा, इसे कहो कि अच्छी सी साड़ी पहने, आज शाम इसे जोहू की पार्टी में जा रहे हैं। ओके बॉस। पतलून वाली लड़की चली गई। गुरु ने वीरू से कहा, मद्रासी एजेंट को कृष्णापट्टी से 100 के नोटों में 20,000 लेना। फिर कुछ सोचकर बोला, इस सारे के बाद 100 के नोट कहाँ होंगे? चलो जो भी नोट दे ले लेना, मगर खास निशान देख लेना, कहीं नकली नोट ना हो। गुरुदेव वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि आपको धोखा दे, जाली नोट देकर वो जाएगा कहाँ? हाँ ये तो है। ये कहकर गुरु कॉफी पीने लगा। फिर अपनी एक और टांग ऊपर नीचे करते हुए बोला, साला टांगों में जैसे जान नहीं है। जैकी ने कहा, गुरुदेव दबा दूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं।
फिर इन दोनों को समझाने लगा, तुम दोनों लड़की को लेकर यहाँ से निकल कर और किसी तरफ से होकर जोहू जाओगे, मैं तुम्हें एजेंट की फ़ोटो दिखाई देता हूँ। इसने सिराने के नीचे से एक बटुआ निकाला। बटुआ खोलकर इसमें से एक तस्वीर निकालकर दोनों को दे दी। ये कृष्णपट्टी एजेंट है, ये तुम्हें जोहू वाले बंगले में मिलेगा। लड़की इसके हवाले करके इससे 20,000 रुपया ले लेना, मगर लड़की वहाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए, इसे अंदर भिजवा देना, समझ गए? जी हाँ, दोनों बैक जुबान बोले। एजेंट को मैंने तुम्हारी फ़ोटो भी दिखा दी है और इसने तुम दोनों को पहले भी देखा हुआ है। कह रहा था मैं जैकी और वीरू चाचा को पहचानता हूँ। दरवाजे का पर्दा हटा और नागन दुर्गा अंदर दाखिल हो गई। इसने नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, वो वाकई बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने इससे पहले इसे इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था। गुरु ने इसकी तरफ देखकर कॉफ़ी की प्याली तपाई पर रख दी और जैकी से कहा, अच्छा तुम लोग जाओ, ठीक 7 बजे यहाँ आ जाना। आओ चंदा रानी आ जाओ, नागन दुर्गा ने पलंग पर बैठते हुए पूछा। गुरुदेव 7 बजे कोई ख़ास काम है क्या? गुरु ने कहा, तुम बैठो तो सही मेरी जान, अभी बताता हूँ। गुरु ने नागन दुर्गा के गले में बाजू डालकर इसे अपने पास बिठा लिया। नागन दुर्गा मुस्कुरा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नागन दुर्गा में इस कदर इनकलाब भी आ सकता है। नागन दुर्गा ने कहा, गुरु जी रात आपको क्या हो गया था? मालूम होता था ज़्यादा पी गए थे। गुरु ने फ़ौरन कहा, लेकिन तुम्हें तो खुश कर दिया था ना। नागन दुर्गा ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बदमाश गुरु को कुछ याद नहीं था कि रात इसने किया क्या था और इसके साथ क्या हुआ था। कहने लगा, कुछ ज़्यादा ही पी गया था, बस इसके बाद ऐसी गहरी नींद सोया कि अब जागा हूँ। फिर सिगरेट सुलगा कर कहने लगा, हाँ चंदा रानी, आज शाम तुम्हें वीरू और जैकी के साथ जोहू वाले बंगले पर जाना है, वहाँ एक ख़ास डांस पार्टी है। नागन दुर्गा ने खुश होकर कहा, मैं ज़रूर जाऊँगी गुरुजी, क्या ये साड़ी ठीक रहेगी या कोई दूसरी पहन लूँ? गुरु ने कहा, नहीं यही ठीक रहेगी। वो नागन दुर्गा से दस्तराजी करने लगा। नागन दुर्गा ने पहले की तरह कोई मुजामत न की। गुरु रात का गुस्सा दिन के वक्त शायद उतारना चाहता था। मैं इसे दूसरा इंजेक्शन देने की तैयारियां करने लगा, लेकिन मेरे पहले इंजेक्शन का भी असर बाकी था। इधर उधर हाथ चलाने के बाद गुरु को एहसास हो गया कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। फौरन हाथ खींच दिया और बोला, अच्छा अब तुम जाकर अपने और मेरे लिए खाना तैयार कराओ, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। नागन दुर्गा ओके कहकर चली गई। गुरु ने इसके जाने के बाद अपने माथे पर जोर से हाथ मारकर कहा, साले गुरुदेव क्या हो गया है तुम्हें? इसके बाद पलंग पर से उठकर वो भी कमरे से निकल गया। दूसरे कमरे में मुझे नागन दुर्गा की आवाज़ रही थी। वो किसी को खाने के बारे में कुछ कह रही थी। मैं सोचने लगा कि मुझे यहीं रहकर शाम होने का इंतज़ार करना चाहिए या बंगले के बाहर किसी जगह छुप जाना चाहिए, ताकि जब वीरू चाचा और जैकी नागन दुर्गा को लेकर बाहर निकले तो मैं भी इनके साथ हो जाऊँ। मुझे क्या करना था मैंने सोच लिया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि कोई पता नहीं ये लोग बेडरूम में वापस न आए और बाहर के बाहर ही निकल जाएं। चुनाचे मैं वहाँ से खिसक कर पिछले कमरे में चला गया। इस कमरे की रहदरी से होता दूसरे कमरे में घुस गया। ये एक वीरान सा पुराना सा बंगला था। वहाँ छुपने की बहुत सी जगह थी। मैं बरामदे के बिल्कुल सामने एक झाड़ी में छुप कर बैठ गया। दिन गुजरता चला गया। जब सूरज मगरिब की तरफ डूब गया तो बंगले में एक नई कार दाखिल हुई। ये वही नए मॉडल की गाड़ी थी जो मैंने यहाँ आते वक्त देखी थी। गाड़ी बरामदे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। इसमें से वीरू चाचा और जैकी उतरे। जैकी ने कहा, चाचा तुम गाड़ी में ही रहो, मैं चंदा को लेकर आता हूँ। वीरू चाचा ने बोला, कोई पता नहीं गुरुदेव ने कोई खास पैगाम न दिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। दोनों बरामदे में से होकर कोठी के दरवाजे में दाखिल हो गए। इसका मतलब था कि ये लोग इसी गाड़ी में नागन दुर्गा को लेकर जोहू जा रहे थे, जो बम्बई शहर के एक पुराने मगर फैशनेबल इलाके का नाम था। वहाँ इस बदमाश गुरु का कोई बंगला था। मैंने सोचा कि वो इस गाड़ी में छुप कर बैठ जाता हूँ। चुनाचा मैं झाड़ियों में से निकला और गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी के सारे दरवाजे बंद थे। किसी तरफ से अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इस ख्याल से कि जब दोनों आदमी नागन दुर्गा को लेकर आए तो मुमकिन है मैं गाड़ी में दाखिल ना हो सकूं। मैं गाड़ी के पिछले हिस्से में जहां गाड़ी की नंबर प्लेट लगी हुई थी इस पर चढ़कर इसके पीछे चिमट गया। इन लोगों ने अंदर काफ़ी देर लगा दी थी। शायद वो लोग 7 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर इनकी आवाज़ें सुनाई दी। बरामदे की बत्ती रोशन कर दी गई थी क्योंकि शाम का झटपटा फैल गया था। वीरू चाचा और जैकी नागन दुर्गा को लेकर बाहर आ गए। नागन दुर्गा इसी नीली रेशमी साड़ी में थी और दोनों बदमाशों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वीरू चाचा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जैकी नागन दुर्गा को लेकर पिछली सीट पर बैठ गया। पिछली सीट का दरवाज़ा अभी आधा खुला था। अचानक मुझे ख्याल आ गया, अगर रास्ते में जैकी की नीयत ख़राब हो गई और इसने नागन दुर्गा से ज्यादती की कोशिश की तो मैं इसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ न कर सकूंगा, क्योंकि दरवाज़ा बंद होगा और मैं गाड़ी के अंदर नहीं जा सकूंगा। अंधेरा था। मैं जल्दी से नंबर प्लेट से नीचे उतरा और तेज़ी से रेंगता हुआ पिछले अधखुले दरवाजे में से खिसक कर सीट के नीचे घुस गया। इस वक्त जैकी सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट
सिगरेट सुलगा रहा था। वीलू चाचा ने अगली सीट से आवाज़ लगाई, अरे जैकी की औलाद, दरवाज़ा बंद कर। जैकी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, हाँ चाचा, पार्टी में वक्त पर पहुंचना चाहिए। नागिन दुर्गा ने कहा, ये किसकी पार्टी है? जैकी ने कहा, विलायत से गुरु जी का एक दोस्त आया है, इसने डांस पार्टी का इंतजाम किया है, बड़ी फैशनेबल लड़की आएंगी, फिल्म एक्ट्रेस भी आएंगी। अच्छा, नागिन दुर्गा ने खुश होकर कहा, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। जैकी ने कहा, हमें तो सिर्फ तुमसे बातें करके ही मज़ा आता है मेरी जान। अगली सीट पर वीरू चाचा ने इसे डांटते हुए कहा, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है जैकी, चुपके से बैठे रहो। ठीक है चाचा, ठीक है, ओके ओके। नागिन की हल्की सी हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। गाड़ी किसी बड़ी सड़क पर आकर पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी जोहू के इलाके वाले बंगले की पोर्च में जाकर रुक गई। सब लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। मैं भी मौका देखकर सीट के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। जैकी और वीरू चाचा बंगले के बरामदे की तरफ बढ़े। अंदर से एक काले रंग का आदमी मुस्कुराता हुआ नमूदार हुआ। इसने सूट पहन रखा था। वीरू चाचा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, मेरा नाम कृष्णा पटी है, तुम लोग जैकी और वीरू चाचा हो? यस, मैं जैकी हूँ, ये वीरू चाचा है, जैकी ने कहा। कृष्णा पटी ने नागिन दुर्गा को ऊपर से नीचे तक देखा। वेरी ब्यूटीफुल, अंदर चलकर बैठते हैं। नागिन दुर्गा इन लोगों के साथ अंदर कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, सिर्फ पर्दा गिरा हुआ था। मैं भी एक तरफ से रेंग कर कमरे में दाखिल होकर एक तरफ छुप गया। नागिन दुर्गा ने जैकी से पूछा, पार्टी कब शुरू होगी? दूसरी औरतें कहाँ हैं जैकी? जैकी बोला, अभी आ जाएंगी। मद्रासी दलाल ने जैकी और वीरू से कहा, तुम लोग जरा मेरे साथ आओ। जैकी और वीरू चाचा उठकर मद्रासी दलाल के साथ दूसरे कमरे में चले गए। नागिन दुर्गा कमरे में अकेली रह गई। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मद्रासी दलाल नागिन दुर्गा को साथ लेकर रामेश्वरम की तरफ चल दिया तो मेरे लिए कई मसले पैदा हो सकते हैं। खुदा जाने ये दलाल नागिन दुर्गा को लेकर रेलगाड़ी में सफ़र करेगा या हवाई जहाज़ में सवार होकर रामेश्वरम जाएगा। इतना मुझे मालूम था कि रामेश्वरम भारत के जुनूब में वाक़ है और बम्बई से बड़े तवील फासले पर है। मुझे जो कुछ भी करना था इसी वक्त कर गुजरना था, लेकिन सवाल यह था कि मैं क्या कर सकता था। मैं नागिन दुर्गा के सामने जाहिर होने का ख़तरा भी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि इसकी यादाश्त ख़त्म हो चुकी थी। वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानेगी और शाम को सामने देखकर शोर मचा देगी और बंगले के आदमी मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।